हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट, जो पेपर कोड है E010401T। और ये फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन की पहली जो यूनिट है उसका नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान। तो हम इसका आज पहला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट का पहले पार्ट में हम देखेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, अवधारणाएं एवं क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर इसका अगला पार्ट भी बनाया जाएगा। और इसको अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर अपने हिसाब से कर दीजिए ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिए, जो भी वीडियो बनाऊंगा, इससे आगे के पार्ट जो भी बनाऊंगा उसका आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, अगर हमको किसी भी चीज़ का अर्थ जानना है, उसका अर्थ समझना है, तो जिस भी शब्द का हमको अर्थ समझना है, उस शब्द के अर्थ को समझने का सबसे सहज तथा जो स्वाभाविक ढंग है वो उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना है। अगर हमको किसी भी शब्द के अर्थ को जानना है या समझना है या उसका अर्थ समझना है तो सबसे पहले हमको उसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए, है ना। शाब्दिक अर्थ से शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान होने के साथ साथ उसका अर्थ भी कुछ सीमा तक पता चल जाता है, स्पष्ट हो जाता है ना। अतः जो शिक्षा शब्द है उसका अर्थ समझने के लिए पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है ना। प्रत्यय और उपसर्ग तो आप अच्छे से जानते हैं ना। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के लास्ट में लगाया जाता है, अंत में लगाया जाता है, और उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है ना। तो इसी तरीके से जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में, या शब्द में कह सकते हैं, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सीखने व सिखाने की क्रिया, है ना। जब इसमें आ प्रत्यय लग गया शिक्ष शब्द में तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सीखने व सिखाने की क्रिया। अच्छा, जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम, EDUCATUM, एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द इसी भाषा के हिंदी में बोले तो ए तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। यानी ए का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का जो अर्थ है वो है अंदर से आगे बढ़ाना। आप अभी समझते रहिए, मैं अभी आपको सब विस्तार में बताऊंगा। तो जो एजुकेशन शब्द है शिक्षा का पर्यायवाची है, अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन का शाब्दिक, एजुकेशन का जो अर्थ है वो है अंदर से आगे बढ़ाना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना, क्योंकि ए का अर्थ है अंदर से और जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। तो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अंदर से आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। हम तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, ये अंदर से आगे बढ़ाने वाली बात कहाँ से आ गई। तो इसी को समझने में आप ध्यान दीजिए कि जब किसी भी बच्चे का, जब कोई भी बच्चा इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जन्म लेता है ना, जब कोई भी बालक जन्म लेता है तो बालक के अंदर जो होता है वो जन्म के समय ही कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज रूप में विद्यमान रहती है। यानी जब कोई बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ ज़रूर होती है, वो कोरा कागज़ नहीं होता है। ठीक है, जब उसको उचित वातावरण मिलता है, जब वो उचित वातावरण के संपर्क में आता है तो ये जो उसके अंदर की शक्तियाँ हैं वो विकसित हो जाती है। लेकिन अगर उसे उचित वातावरण नहीं मिलता तो क्या होता है? उसके अभाव में उसकी जो शक्तियाँ हैं
वो या तो पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं होती या अवांछित रूप ले लेती है। मतलब वो शक्तियाँ थोड़ी बहुत विकसित होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है ना। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है। अब आप समझे, ये समझिए, इसके कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, है ना। तो आप ये समझ रहे थे कि अंदर से आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है। अंदर से आगे बढ़ाने का मतलब ये किसी को अंदर से निकाल के और उसको आगे बढ़ा देना, धक्का मार देना, ये सब नहीं है। अंदर से आगे बढ़ाना आप बहुत अच्छे से समझ गए कि जब कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसमें ईश्वर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ विद्यमान होती है, पहले से ही उसके शरीर में, उसके अंदर, उसके मन में विद्यमान रहती है। अब जब उसको अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो उस एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, वो उसकी शक्तियाँ अंदर से बाहर निकलती है ना। यही अंदर से बाहर निकलना है, यही अंदर से बाहर आना है, यही अंदर से आगे बढ़ाना है। तो उसकी जो अंदर की शक्तियाँ हैं, जैसे जब कोई बिल्कुल छोटा सा होता है, जन्म लेता है, धीरे धीरे पढ़ता आगे जब वो पढ़ाई करता रहता, बढ़ता रहता, तो उसके अंदर की कितनी शक्तियाँ हैं। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग शक्तियाँ होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग एबिलिटी होती है ना। तो ये हर किसी में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर नहीं होती। जितने भी मनुष्य ने, जिसने भी जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, सबके अंदर कोई ना कोई एक शक्ति विद्यमान होती है। और जब वो जन्म ले लेता है, उसके बाद में जब उसको अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वो उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बाहर आती रहती है। तो यही मतलब था अंदर से आगे बढ़ना या अंदर से आगे बढ़ाना। एजुकेशन का सही मतलब यही था, शिक्षा का मतलब यही था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लैटिन के एजुकेयर तथा एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इन दोनों जो ये है एजुकेयर और एजुशियर, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना यानी टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना यानी टू लीड अप आउट, अथवा विकसित करना टू रेज है। तो इस बात से यह पता चलता है कि शिक्षा तथा उसके जो अंग्रेजी पर्यायवाची है एजुकेशन, उन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ जो है वो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली, अथवा इनका बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। प्रस्फुटन मतलब बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली प्रक्रिया है। अतः हम इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, इस बात से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। तो अब आप शिक्षा जो शब्द है, जो एजुकेशन है, उसको बहुत अच्छे से जान गए हैं कि क्या अर्थ होता है, आगे बढ़ाने से क्या मतलब है, अंदर से बाहर निकालने से क्या मतलब है। जब एक बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके पास, उसको जन्मजात कुछ शक्तियाँ मिली होती हैं। जब उसको अच्छा वातावरण मिलता है, जब वो अच्छी शिक्षा पाता है, तो धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ जो है एजुकेशन के द्वारा वो बाहर निकलती रहती है। यही एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। अब कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने मनुष्य को जन्म से पूर्ण यानी परफेक्ट स्वीकार करते थे वो, तथा उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी पूर्णता को प्रस्फुटित करना था, यानी उसकी जो पूर्णता है उसको व्यक्त करना था। उन्होंने कहा है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। मतलब जान रहे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा मनुष्य जो है वो जन्म से पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास में कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ उसको पता नहीं होता, है ना। उसके अंदर बहुत शक्तियाँ होती है, लेकिन जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलता है तो वो वातावरण में उसको अभिव्यक्त करता है ना। मनुष्य में जो पूर्व निहित पूर्णता है, जो उसके अंदर की शक्ति है, उसको अभिव्यक्त करवाती है कौन? शिक्षा। उसी को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? शिक्षा। ये बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। देखो महात्मा गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो बालक है, उन्होंने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो बालक है, बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का जो सर्वांगीण विकास है, जो सर्वोत्तम विकास है, वही क्या है? शिक्षा है ना। उन्होंने ऐसी बात कही है।
इसके अलावा तो इन दो लोगों की परिभाषा हमने देख ली। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, एजुकेशन जो है उसका क्या मतलब है ना, जो शिक्षा का पर्यायवाची है, शिक्षा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, एजुकेशन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब बात आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप एक बार में अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, मनोविज्ञान जो है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसको कहा जा सकता है कि इसका शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो मनोविज्ञान जो है वो अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान में क्या होता है? मन का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्द कौन कौन से, साइकी तथा लोगस, इनसे मिलकर हुई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे मिलकर हुई है? साइकी तथा लोगस। इसमें साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा यानी सोल, SOUL, जबकि लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी। ठीक है, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, है ना। अभी हमने देखा साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है यूनानी भाषा के, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है स्टडी, इसलिए साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए हुई थी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से संबंध रखता था, है ना। परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान व साइकोलॉजी शब्द के इन दोनों ही शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब जो मनोवैज्ञानिक थे वो मनोविज्ञान को क्या मानते थे? मन का विज्ञान मानते थे, आत्मा का विज्ञान मानते थे। इसीलिए इसकी परिभाषा भी क्या थी? इसका शाब्दिक अर्थ भी था आत्मा का अध्ययन, है ना। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे इसका अर्थ भी बदलता गया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब कब चेंज हुआ, किस किस तरीके से चेंज हुआ। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। जैसे आपके सामने मन का विज्ञान क्या? मन का अध्ययन करना। साइकोलॉजी में क्या होता है? मन का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी में किसी के मन को पढ़ा जाता है ना। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके मन को पढ़ लेते हैं। अगर आप उनके सामने बैठे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है वो ये जान जाएंगे, है ना। और वो आपसे कहेंगे कि आपके मन में इतने टाइम ये चल रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही नहीं कि हम आप जाके कहने लगे, जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है साइकोलॉजी की, तो वो आपका मन पढ़ लेते हैं। जैसे कभी कभी आप होते हैं, अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो आप यही बात कहते हैं ना कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बन रहे हो। तो मतलब क्या है? यही मतलब है ना कि मन का अध्ययन, मन का विज्ञान। तो जिसमें मन का अध्ययन किया जाए, जिस स्टडी में इसका आत्मा का अध्ययन किया जाए, उसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे इसकी परिभाषा भी बदली, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान समय में साइकोलॉजी शब्द के जो इन दोनों के शाब्दिक अर्थ है उसको स्वीकार नहीं किया जाता। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ जो हुआ था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पहले हुआ था। पहले जो मनोविज्ञान था वो किसके साथ में जुड़ा हुआ था? किसकी एक शाखा था? दर्शन शास्त्र की। परंतु जब आधुनिक काल आया और उसमें परिवर्तन होने लगे तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, पृथक कर दिया, तथा अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखो, जब पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, अब जब समय बदलता गया तो मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, दर्शन शास्त्र के साथ में मनोविज्ञान नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया और ये एक अलग स्वतंत्र विषय बन गया। जैसे आप अगर किसी से अलग हो जाएंगे, आपका किसी से ब्रेकअप हो जाएगा तो आप अलग स्वतंत्र हो जाएंगे ना, आप अकेले हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी तरीके से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग होकर बिल्कुल स्वतंत्र विषय बन गया है और इसको स्वतंत्र विषय स्वीकार कर लिया गया। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन आए, है ना। जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो फिर इसमें धीरे धीरे कई तरीके के परिवर्तन आने लगे। कुछ इसकी परिभाषा कुछ और बताने लगे, कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ और परिभाषा बताने लगे, फिर इसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग परिभाषा इसकी होने लगी। तो मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को अगर हमको समझना है तो उसके लिए जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं
उसके जो ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको मनोविज्ञान की आधुनिक जो भाषा है, परिभाषा है, अगर उसको समझना है तो हमको इसके इतिहास में, इसके पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम संक्षिप्त में जानते हैं, है ना। इसको हम निम्न तरीके से देखते हैं। सबसे पहला है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। सबसे पहला पॉइंट है आत्मा के, हम पीछे से चल के आ रहे हैं अब, ठीक है। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब देखते हैं, यदि आज से अनेक शताब्दियों पूर्व प्रश्न किया जाता कि मनोविज्ञान क्या है, तो संभवतः इसका उत्तर मिलता कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था? अगर हम आज से शताब्दियों पहले पूछते कि मनोविज्ञान क्या है, तो हमको जवाब मिलता कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है ना। पहले कहते थे कि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। कौन, किस किस मनोशास्त्री ने कहा? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि इन यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, यानी साइंस ऑफ सोल कहा, ठीक है। जैसे कि हम पहले देख ही चुके हैं कि साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी था आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता था, है ना। पहले अभी हमने पीछे देखा ना कि साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आत्मा का अध्ययन, ठीक। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु इसके बाद में यह हुआ कि आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा की प्रकृति के संबंध में तरह तरह के शंकाएं उत्पन्न हो गई। तो जो तत्कालीन मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके रंग रूप व आकार, उसकी स्थिति तथा आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में वो असफल हो गए। मतलब जो उस समय के मनोवैज्ञानिक थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही नहीं बताया, उनसे ये सवाल किया गया कि मनोविज्ञान को आप आत्मा का विज्ञान कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा की प्रकृति क्या है? आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो जब ये सब सारे सवाल उठे तो इसमें जो उस समय के मनोवैज्ञानिक थे वो इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का जवाब देने में असफल हो गए। तो इसलिए जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, ये वाली परिभाषा फ्लॉप हो गई, ये वाली परिभाषा अस्वीकार कर दी गई, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। इसके बाद में नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट है मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब देख रहे हैं आप, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड के रूप में परिभाषित किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने मनोविज्ञान को अध्ययन का वह क्षेत्र स्वीकार किया जिसके अंतर्गत मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है। परंतु जैसे ही समय आगे बढ़ा, कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई जो आत्मा के। जैसे उस समय पे फिर लोगों ने कहा कि मन की प्रकृति क्या है, मन का स्वरूप क्या है ना। तो जो उस समय के मनोवैज्ञानिक थे वो इस बात का जवाब देने में असफल हो गए। जब उनसे पूछा गया कि मन क्या है, मन की प्रकृति क्या है, मन कैसा दिखता है, तो ये सब, इन सब सवालों के जवाब नहीं मिले। इसलिए मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी स्वीकार नहीं किया गया, ये वाली परिभाषा भी खत्म हो गई। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अभी तक हमने आत्मा के रूप में देखा, वो खत्म, मन के रूप में देखा, वो खत्म, अब आया चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तत्पश्चात मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में व्यक्त किया गया। वाइव, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। चेतन क्रियाएं क्या होती है? चेतन क्रियाएं वो होती है जिनमें, चेतन क्रिया मतलब जो सजीव होता है, जो जागृत होता है ना। चेतन मतलब जागृत, जिसमें जागरूकता हो, है ना। तो चेतन क्रियाओं का अध्ययन कहा, परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एकमत नहीं हो सके। यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गई। वो चेतना क्या है, चेतन क्या है, चेतन शब्द क्या है, और चेतन क्या होता है, चेतन का स्वरूप क्या है, चेतन की प्रकृति क्या है, ये सब सारे सवाल, इन सवालों को देने में उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे वो सब विफल हो गए और इसलिए ये वाली परिभाषा भी खत्म हो गई। इसके बाद में चौथा पॉइंट व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान।
अब क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, है ना। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। आखिर में आके पहले हमने आत्मा देखा, आत्मा के रूप में विज्ञान, मन के विज्ञान के रूप में विज्ञान, मनोविज्ञान, है ना। और फिर हमने देखा चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, ये सब विफल हो गया। उसके बाद में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान जो है वो वर्तमान समय में माना जाता है। अब हमको इससे स्पष्ट हो गया कि मानव जाति के ज्ञान में जो वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन आए। तो इस परिवर्तन का अर्थ जो है वो वुडवर्थ ने अपनी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मतलब उन्होंने यही बात कही कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, उसका त्याग हो गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, वो भी त्याग कर दिया, उसके बाद में चेतना का विज्ञान कहा गया, वो भी त्याग हो गया, अब इसको व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। मनोविज्ञान के अर्थ के विकास की यह यात्रा यद्यपि मनोविज्ञान के अर्थ को काफ़ी सीमा तक इंगित करती है, फिर भी मनोविज्ञान के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई जो परिभाषाएं हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले है वारेन। उन्होंने क्या कहा, वारेन के अनुसार उन्होंने कहा मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित विज्ञान है। देखो, वारेन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारी मतलब जिनमें जीवन है, जितने भी पृथ्वी पर जीवन जीवधारी है, तथा जो हमारे आसपास का वातावरण है उनकी जो परस्पर अंतरक्रिया, जो एक मतलब जीवधारी वातावरण के बिना नहीं, वातावरण जीवधारी के बिना नहीं, उनका उनसे काम पड़ रहा, उनका उनसे काम पड़ रहा, तो ये जो आपस की पारस्परिक अंतरक्रिया है उससे संबंधित जो विज्ञान है वही क्या है, मनोविज्ञान है। मोर्गन के अनुसार उन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। उन्होंने कहा जो मनोविज्ञान है वो मानव और पशु उन दोनों के व्यवहार का विज्ञान है ना, मनोविज्ञान है। और जिम्बार्डो उन्होंने कहा मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। समझ रहे हो ना, वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक, ऐसे ही नहीं कि कोई इधर से जा रहा उधर से जा रहा आ रहा और उसको देख के हम अपना ज्ञान बांटने लगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम किसी के बारे में बताएंगे तो वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक अध्ययन से, है ना, तब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, कैसे परिवर्तन है, ये सब वैज्ञानिक विधि से देखकर तब हम जान पाएंगे, तब हम साइकोलॉजिस्ट कहला पाएंगे। तो उन्होंने यही बात कही है कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अलावा हिलगार्ड, एटकिंसंस के अनुसार इन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कैसे? देखो, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे व्यवहार को ही देख के तो पहचान जाते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है ना। वो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का ही तो अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा होता है वो हम बाहर से भी ज़रूर कर रहे होते हैं ऐसी एक्टिविटी, तो उससे वो लोग जान जाते हैं। वर्टसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव विज्ञान है ना। वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखो, इन्होंने भी ये बात कही कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले, जब हम वातावरण में जो व्यवहार करते हैं, है ना, उसी का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। मैकडूगल उन्होंने कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब होता है उचित, है ना। मनोविज्ञान जो है वो आचरण एवं व्यवहार का उचित विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। ठीक दोस्तों, ये जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी इनसे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करके मानव अथवा पशु स्वभाव से भलीभांति परिचित होना है, क्योंकि प्राणी का बाह्य व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है तथा यह बाह्य व्यवहार वास्तव में उसके अंतर्मन की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए मनोविज्ञान प्राणी के अंतर्मन का भी अध्ययन करता है ना। जैसा हमारा बाहरी व्यवहार होगा, जैसा हम वातावरण में बाहरी व्यवहार करेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। यही क्या है, मनोविज्ञान है। स्पष्ट है कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र एवं शिक्षा शास्त्र से इसके संबंध को समझने से पहले विज्ञान तथा व्यवहार इन दोनों ही शब्दों के अर्थ को संक्षेप में समझना उचित होगा, है ना। अगर हमको मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र और शिक्षा शास्त्र में इसका संबंध समझना है तो हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान और व्यवहार इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या है, इनका पता होना चाहिए, है ना। तो सरल रूप में विज्ञान को ज्ञान के व्यवस्थित ढंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान को क्या, विज्ञान मतलब ज्ञान के व्यवस्थित ढंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान सम्मत ज्ञान में निम्न 5 विशेषताएं होती है। जो विज्ञान है, हम कहते हैं कि विज्ञान के द्वारा ये हुआ विज्ञान, तो उसकी विशेषताएं क्या होती है, किस तरीके से वैज्ञानिक काम करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, जिस तरीके से काम किया जाता है। तो विज्ञान को हमको समझने से पहले इन 5 विशेषताओं को समझना चाहिए। इसमें 5 विशेषताएं होती है। नंबर 1 वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कार्य कारण संबंध यानी कॉज इफेक्ट रिलेशन। नंबर 3 सत्यापनीयता यानी वेरीफाइबिलिटी। नंबर 4 सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी। और नंबर 5 गत्यात्मकता यानी डायमेनिज्म। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान सम्मत ज्ञान की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ होती है ना, ऑब्जेक्टिव होती है। विज्ञान सम्मत ज्ञान कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करता है जिससे पूर्व कथन संभव होते हैं। विज्ञान सम्मत ज्ञान द्वारा परिणामों को सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं हवाओं में बात की जाती है विज्ञान के रूप में। विज्ञान की जो भी बातें होती है, जो भी वैज्ञानिक बातें होती है, उन सबको सिद्ध किया जाता है ना। विज्ञान सम्मत ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहता है एवं इस ज्ञान में परिवर्तन की संभावना सदैव ही बनी रहती है। जो विज्ञान का जो ज्ञान है, जो वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाता है, वो किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं हो जाता, उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ना। विज्ञान सम्मत ज्ञान का उद्देश्य वैज्ञानिक विधि के अनुसरण से होता है। अब वैज्ञानिक विधि का जो काम होता है, जो वैज्ञानिक विधि होती है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, अगर वो कोई आविष्कार करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है ना। जो ये वैज्ञानिक तथ्य बताए जाते हैं, इनको सबसे पहले कैसे किया जाता है, तो इनकी 5 विधियाँ होती है, 5 सोपान होते हैं। सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है। जो भी काम हमको करना है ना, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भी खोज उनको करनी है, जिस चीज़ का भी आविष्कार करना है, सबसे पहले वो उस चीज़ का निरीक्षण करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद में उसका आलेखन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे उसका वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर उसका सामान्यीकरण कर लेते, जनरलाइजेशन कर देते हैं। तब उसके बाद में लास्ट में सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का समस्त ज्ञान यथा प्रत्यय, नियम, सिद्धांतों तथा अनुप्रयोगों को वैज्ञानिक विधि के उपरोक्त वर्णित 5 सोपानों अनुसरण करके ही प्रतिपादित किए जाते हैं। जो भी इसमें कहने का मतलब है कि जो भी वैज्ञानिक काम किया जाता है, ये जो मैंने 5 सोपान बताए हैं, निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन, इस सब के ही द्वारा वैज्ञानिक काम किए जाते हैं, है ना। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब हमारे मन में ये भी आएगा प्रश्न कि व्यवहार क्या है। अब तक तो हमने आत्मा और ये सब देख लिया, तो अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि व्यवहार क्या है। तो वास्तव में मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। जान गए आप व्यवहार क्या है। जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है, उसी को तो व्यवहार कहते हैं। जैसे आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो आपको कहते हैं आपका व्यवहार आता है। आप किसी के साथ में अच्छे सलूक करते हैं तो कहते हैं आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका बिहेवियर ऐसा है। तो जो भी आप प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को तो हम लोग व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार तो आप जान गए, ठीक है। और इसकी कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। व्यवहार के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ ने कहा है, जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है, जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है एवं इन क्रियाओं का सामूहिक नाम व्यवहार है ना। जेम्स ड्रेवर ने कहा है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य अथवा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। मतलब जब किसी के जीवन में कोई संघर्ष है, तो उसमें जब परिस्थितियां आती है, तो उसके प्रति क्या होता है, मनुष्य, पशु, कोई भी हो, तो वो अलग तरीके की प्रतिक्रिया करता है ना। तो वो प्रतिक्रियाएं जो है वही क्या है, व्यवहार है। व्यवहार शब्द के अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक वे सभी प्रतिक्रियाएं आ जाती है जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है ना। वो बाहरी हो या अंदरूनी हो। अगर कोई बिल्कुल शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, तो ये भी तो उसका व्यवहार है ना।
ये पता चल रहा है ना कि वो बिल्कुल शांत है, उसके अंदर उसकी आत्मा में, अंतरात्मा में कुछ जरूर चल रहा है ना। ये प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक, भावात्मक अथवा मनोगत्यात्मक किसी भी एक प्रकार की अथवा संयुक्त प्रकार की हो सकती है। व्यवहार सरल अथवा जटिल हो सकता है। व्यवहार ईजी भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती है। देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है ना। कोई किसी तरीके का व्यवहार कर सकता है, कोई किसी का बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, किसी का बिहेवियर आपको नहीं अच्छा लगता है। तो व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग भिन्नता होती है व्यवहार में, है ना। व्यवहार सदैव उद्देश्य केंद्रित होता है। जब आपका कोई उद्देश्य होता है, उसी के प्रति आपका व्यवहार होता है ना। तथा व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। हमेशा किसी का व्यवहार एक सा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। आज आपका व्यवहार कुछ और है, आप स्टूडेंट लाइफ में तो आपका व्यवहार इधर का, आपकी जॉब लग जाएगी तो जॉब लगने के बाद में आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। तो व्यवहार कोई स्थिर नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, हो सकता है, ठीक है। स्वाभाविक ही है कि शरीर के अंगों के संचालन के साथ साथ चिंतन, तर्क, कल्पना, भाव, दृष्टिकोण, विचार, मानसिक प्रक्रियाएं भी व्यवहार को परिलक्षित करती है। क्या जो हम चल फिर रहे हैं इसी से व्यवहार का नहीं पता चलता? चिंतन से भी व्यवहार का पता चलता है, तर्क कल्पना से भी पता चलता है, भाव दृष्टिकोण से भी पता चलता है। किसी के दृष्टिकोण से पता चल सकता है इसका बिहेवियर कैसा है, इसका विचार, है ना। विचारों से किसी के बिहेवियर का पता चल सकता है, मानसिक प्रक्रियाओं से भी पता चल सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब व्यवहार को परिलक्षित करती है। मनोविज्ञान के अर्थ तथा स्वरूप के संबंध में हम लोगों ने पीछे जान चुके हैं, हम मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, है ना। और व्यवहार को हमने जाना। एक बार और समझ लेते हैं हम, जो हम पीछे जान के आए उसी में ये बताया गया है कि जो व्यवहार है, व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। देखो, व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम लास्ट में एक परिभाषा लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई, इसका पार्ट टू कल अपलोड करेंगे। आज आप ये पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए, और इसी में पार्ट 1, ये पहली यूनिट का ही पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे कल। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।